हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हमने सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटीनम पे चर्चा किया था कि इसे एक कंटीनम के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताने का क्या फार्मूला होना चाहिए, है ना। तो जो फार्मूला आया था वो ये था कि कंटीनम का कोई भी आर्बिटरी सा पार्टिकल पकड़िए, उसका मास अगर dm है, उसका पोजीशन अगर r है, तो सेंटर ऑफ मास के पोजीशन का जो फार्मूला होगा वो होगा इंटीग्रेशन r dm बटा इंटीग्रेशन dm। अगर आर्बिटरी पार्टिकल जो आप पकड़े हो, ठीक है, जिसका मास dm है, उसका अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट x y z है, तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला था इंटीग्रेशन x dm बटा इंटीग्रेशन dm। y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला था इंटीग्रेशन y dm बटा इंटीग्रेशन dm, है ना। और z कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास के z कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला था वो था इंटीग्रेशन z dm बटा इंटीग्रेशन dm, है ना। फिर इसके बाद हमने एक यूनिफॉर्म रड का सेंटर ऑफ मास फाइंड किया था और फिर पता चला कि रड का सेंटर ऑफ मास जो है वो रड के ठीक बीच में है ना। तो ये चीज़ हम लोग को समझ में आई थी। आज जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, नॉट कंप्लीट रिंग। देखो, अगर कंप्लीट सर्कुलर रिंग होगा, ठीक है, पूरा ऐसा सर्कुलर रिंग होगा, तो फिर इस केस में तो कुछ करना ही नहीं है ना। सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? लाइन ऑफ सिमेट्री पे। और अगर एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है तो फिर उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे, है ना। तो सर्किल में तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री है ना। कोई भी लाइन ड्रॉ करो जो सेंटर से होकर पास कर रहा है, वो एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। लाइन ऑफ सिमेट्री समझते हो ना, कि इसके इधर जैसा वैसा ही उधर दिखेगा, मिरर इमेज की तरह, है ना। आप इसको उस लाइन के बाद फोल्ड करोगे तो एक दूसरे पे आ जाएंगे, है ना। तो सर्किल वाले केस में तो भैया इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। हर डायमीटर जो है वो एक लाइन ऑफ सिमेट्री है और डायमीटर का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन है? सेंटर। तो सेंटर यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, कंप्लीट सर्कुलर सर्किल है, तो वहाँ तो किसी से पूछना ही नहीं है कि भैया सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, है ना। सेंटर ऑफ मास ठीक सेंटर पे हो जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर आपका सेमी सर्कुलर रिंग हो, मतलब कंप्लीट नहीं है, आप समझ रहे हो, कंप्लीट सर्किल नहीं है, वो बस आधा है, ठीक है, तो वो आधा है, तो उस केस में आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो मान के चलिए कि ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है इसका रेडियस r है और इसका सेंटर O है। मैंने इस डायमीटर को x एक्सिस मान लिया है और ये बीचों बीच जो जा रहा है ये y एक्सिस है, और यहाँ जो y एक्सिस है वो असल में लाइन ऑफ सिमेट्री है। ओके, तो ये y एक्सिस लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं पे लाई करेगा, है ना। इतना तो तय है कि जो सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का मिलने वाला है वो यही मिलने वाला है ना। अगर इस सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 100% वो जीरो ही आएगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो निकाल के, है ना। और y सेंटीमीटर कह रहे हैं y cm कुछ ना कुछ तो आएगा, वो चीज़ हमको बस फाइंड करनी है, क्योंकि x cm मुझे पता है, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट मुझे मालूम है कि जब सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा नहीं ना, x कोऑर्डिनेट तो जीरो हो जाएगा। तो जो होगा बस y कोऑर्डिनेट होगा, मुझे इसी y कोऑर्डिनेट को क्या करना है? फाइंड करना है। चलिए, एक रिंग को क्या समझ सकते हो? एक रिंग को समझ सकते हैं कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ छोटे छोटे इस तरह के पार्टिकल्स के मिलने से बना हुआ है। इसकी संख्या जो है वो कितनी है? इनफाइनाइट है ना। और जब इस तरह से आप कट करोगे तो जो भी छोटा छोटा टुकड़ा आएगा उसका कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा। तो चलिए हम इसमें से एक आर्बिट्रेरी सा पार्टिकल पकड़ लेते हैं। जैसे मान लो हम इसी को पकड़ लिए, ठीक है, और ये पार्टिकल है कहाँ? तो किसी पॉइंट P पर है, इसका कोऑर्डिनेट xy है।
ठीक है, मतलब इसका अगर पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करें r तो वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होगा। अच्छा, इसका जो लेंथ कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो मान के चलो कि अगर ये l है तो ये l में ही छोटा सा क्या है, चेंज है, एंड दिस लेंथ इज dl। ओके, अब जैसे ये l लेंथ सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा है, मान लो एंगल थीटा है, तो ये छोटा सा लेंथ जो dl है वो भी तो सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, है ना। तो मान के चलो कि ये जो सेंटर पे एंगल बना रहा है वो असल में इसी थीटा में आने वाला छोटा सा चेंज है, एंड दैट एंगल इज नथिंग बट डी थीटा। ओके, तो अब हम लोग ना dl और डी थीटा में एक रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक रिलेशन है एंगल और आर्क, जस्ट लाइक dl क्या है, स्मॉल आर्क रिप्रेजेंट कर, और डी थीटा सेंटर पे बना हुआ एंगल है। तो मैथमेटिक्स हमें एक फॉर्मूला देती है, क्या, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, है ना, ये आप पढ़े होंगे, है ना, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। इस फॉर्मूला से जो एंगल निकल के आता है वो रेडियन में आता है, ठीक है। तो ये एंगल जो आएगा वो रेडियन में आएगा। तो यहां से अगर मैं आर्क निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एंगल इंटू रेडियस, राइट, समझ में आ रहा है ना, या रेडियस इंटू एंगल। तो आर्क का ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला फिट बैठाऊं तो dl जो होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल यानी डी थीटा इंटू रेडियस। अब रेडियस कितना है, तो रेडियस तो r है ना, इसकी जो लेंथ है वो तो आपका क्या है, r ही है, राइट। तो ये हो जाएगा डी थीटा इंटू आर, यानी dl बराबर मेरे पास सीधा सीधा इक्वेशन आ गया r डी थीटा। ओके, अच्छा, इस छोटे से आर्बिट्ररी पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास होगा, तो चलो इस मास को मैं मान लेता हूं dm, है ना। तो फिर मेरे पास रिलेशन है dm बराबर क्या, लैम्डा इंटू dl, है ना। लैम्डा क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो भैया इस रिंग का भी कुछ ना कुछ मास होगा, तो इस रिंग का मास आप मान लो कैपिटल M। तो रिंग का मास कैपिटल M है और रिंग का लेंथ कितना है, तो कंप्लीट सर्किल होता है तो लेंथ होता है 2πr, आधा है तो लेंथ हुआ πr, 2πr का आधा, है ना। तो πr लेंथ का मास कैपिटल M है, तो आप समझ सकते हैं यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, ठीक है। πr लेंथ का मास कैपिटल M है, तो यूनिट लेंथ का मास क्या होगा बताओ, m बाई πr। तो ये लैम्डा की वैल्यू हो गई, है ना। तो लैम्डा की वैल्यू मैंने यहाँ पर डाल दी है, लैम्डा बराबर क्या है, m बाई πr। चलो dl की वैल्यू भी आप निकाल चुके हो, r डी थीटा, तो वो भी रख दो, ये r कैंसिल हो गया, सीधा सीधा आ गया m बाई पाई डी थीटा। तो मैंने dm निकाल लिया, है ना। अच्छा, अब मुझे करना क्या है, मुझे इस आर्बिट्ररी से पार्टिकल का मास पता है, अब मुझे इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट जो एक्स वाई है वो भी फाइंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल, थीटा हो गया, एक्स है, वाई है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ज़्यादा वेरिएबल तो रखेंगे नहीं ना, एक ही वेरिएबल में काम करेंगे। तो हमारी कोशिश है कि हम जो भी है dm हो, dl हो, x हो, y हो, इन सब की वैल्यू थीटा के टर्म में फाइंड कर लेते हैं, ताकि एक वेरिएबल रहेगा तो जो भी इंटीग्रेशन वगैरह कुछ भी करना है तो वो आसान हो जाएगा हमारे लिए, है ना। तो हम सबको थीटा के टर्म में यहाँ पर बदल रहे हैं। तो चलो मुझे पोजीशन कोऑर्डिनेट तो पता है कि हाँ एक्स वाई है, तो एक काम करते हैं एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू भी थीटा के टर्म में फाइंड कर लेते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो आप देख पा रहे हो ना, ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, और ये जो लेंथ है, दिस लेंथ रिप्रेजेंट एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस लेंथ रिप्रेजेंट वाई, है ना। तो अब बताओ जरा एक्स क्या होना चाहिए, एक्स क्या नहीं है, क्या होगा बताओ, आर कॉस थीटा, है ना। ये जस्ट लाइक आर का कंपोनेंट इधर, और ये लेंथ क्या है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, एंड दिस इज नथिंग बट आर साइन थीटा, है ना। आप ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, साइन थीटा कॉस थीटा आपको मिल जाएगा। दिस इज द बेस, थीटा के लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो बेस इक्वल टू हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा,
एंड परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा। तो उस हिसाब से भी आ जाएगा आपका एक्स आर कॉस थीटा एंड वाई आर साइन थीटा। तो मुझे एक्स और वाई भी पता है, तो हमने फाइनली यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी सा पार्टिकल लिया है, उसका मास मुझे पता है, उसका मुझे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता है। तो अब मैं सेंटर ऑफ मास के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आसानी से यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन एक्स डी एम बटा इंटीग्रेशन डी एम, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है कि नहीं। तो एक्स कोऑर्डिनेट जब पता है तो रख दीजिए, कितनी वैल्यू है, आर कॉस थीटा, राइट। और डीएम भी आप निकाल ही चुके हो, क्या, एम बाई पाई डी थीटा, है ना, बट्टा इंटीग्रेशन डीएम, तो इंटीग्रेशन एम बाई पाई डी थीटा। अच्छा, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होनी चाहिए, है ना। तो आपको लिमिट ऐसा रखना है कि पूरा रड जो है ना वो आपका कवर हो जाए। तो आप सोचो यहाँ पे अगर हम थीटा के टर्म में बात करें तो सबसे स्टार्टिंग वाला जो पार्टिकल है आपका यहाँ पे, है ना, इस पॉइंट का नाम चलो ए दे देते हैं और इसका नाम बी दे देते हैं। तो हमें करना क्या है, इस पार्टिकल से शुरू करना है, फिर एक एक पार्टिकल पकड़ते जाना है और फाइनली आपको लास्ट में इस पार्टिकल को पकड़ना है ना। तो जब आप यहाँ वाले पार्टिकल को पकड़ोगे तो उसके लिए जैसे यहाँ वाला पार्टिकल का थीटा क्या है, थीटा, लेकिन जब आप इस वाले पार्टिकल को पकड़ोगे तो थीटा आपका 0 हो जाएगा। समझ लो ना, अभी जो पार्टिकल लिए हो उसके लिए थीटा थीटा है, लेकिन जैसे ही आप नीचे आओ आप देखो थीटा आपका कम हो रहा है, तो फिर यहाँ आते ही थीटा आपका 0 होगा। ठीक है, तो आपकी थीटा 0 से शुरू हो रही है, फिर बढ़ते 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 फाइनली क्या हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी, है ना। तो थीटा की जो लिमिट होगी यहाँ पे 0 से 180 डिग्री। अगर हम रेडियन में बात करें तो थीटा की वैल्यू 0 से पाई, ओके। तो 0 से पाई आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ओके। तो चलिए तो फटाफट इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसकी लिमिट ले लेते हैं, थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू पाई, है ना, समझ रहे हो। तो ये इसकी लिमिट हो गई। यहाँ थीटा के ही रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है तो सीधा मैं 0 से पाई लिख देता हूँ, ठीक है। तो 0 से पाई इसको इंटीग्रेट करना। अब इसमें जो कांस्टेंट है आप उसको बाहर निकाल लीजिए। ऊपर में m पाई r ये बाहर निकल जाएगा, नीचे में m बाई पाई बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपका बचेगा क्या वो देख लीजिए। तो XCM जो आपका आ रहा है वो आ रहा है r m बाई पाई इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा 0 से पाई, और नीचे भी आपका m बाई पाई बाहर निकल जा रहा है तो उस केस में सिर्फ यहाँ डी थीटा बच जाएगा 0 से पाई। m बाई पाई तो भैया खत्म, तो ऊपर में केवल बच गया आपका r। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा साइन थीटा, है ना। कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, पर इंटीग्रल निकालोगे तो प्लस साइन थीटा आएगा, ये 0 से पाई। और यहाँ डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो गया, ये भी क्या हुआ, तो 0 से पाई। करना क्या है, एक बार थीटा की जगह पर उसकी अपर लिमिट डालनी है, फिर घटाओ थीटा की जगह पर लोअर लिमिट डालनी है। तो वो डाल के आप देखो क्या आ रहा है, तो यहाँ डालोगे तो आएगा r साइन पाई माइनस साइन 0 बट्टा पाई माइनस 0। अब बताओ साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई, पाई यानी 180 डिग्री, है ना। तो आप पढ़े होंगे कि साइन 180 का मान तो 0 होता है ना। तो ये भी 0, फिर घटाओ ये भी 0, तो r माइनस ये तो आ गया भैया r इंटू 0 माइनस 0 बट्टा पाई, यानी फाइनली ये 0 ही आ गया। और मैंने पहले ही मना किया था कि मत निकालो, ठीक है। सेंटर ऑफ मास जब आपका y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट को तो 0 होना ही है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैंने तो पहले ही कहा था कि सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे आप अगर निकालते हो x कोऑर्डिनेट तो वो 0 ही आएगा, ठीक है। मैंने देखो पहले ही लिख दिया था XCM 0। खैर कोई बात नहीं, हमने एक बार निकाल लिया तो वेरीफाई भी हो गया कि हाँ सही बात है ना, XCM तो 0 ही आना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए तो अब हम फिर सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आर्बिट्रेरी पार्टिकल का मेरे पास पोजीशन
है, मतलब मास पता है, वाई कोऑर्डिनेट पता है, तो बस अब कुछ करना थोड़ी है, सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करना है, इंटीग्रेशन वाई डी एम बटा इंटीग्रेशन डी एम। लिमिट वही रहेगी 0 से पाई, ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 से पाई। चलिए वैल्यू डाल दीजिए, y की वैल्यू क्या थी, r साइन थीटा, राइट, और dm की वैल्यू थी m बाई पाई आपका d थीटा। लिमिट आपका वही 0 से पाई है, इंटीग्रेशन dm यानी m बाई पाई d थीटा, 0 से पाई आपकी लिमिट हो गई, है ना। चलिए फिर r m बाई पाई आपके बाहर हो जाएंगे, तो r m बाई पाई बाहर, ये बच गया 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा, और नीचे भी m बाई पाई आप बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट है ना ये, तो बाहर निकल जाएगा, और फिर ये बच गया 0 से पाई डी थीटा। m बाई पाई आपका खत्म, ऊपर में केवल r बचेगा, और इंटीग्रेशन साइन थीटा, और नीचे में इंटीग्रेशन डी थीटा। ओके, तो वाई सी एम क्या निकल के आ रहा है मेरा, r इंटू इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई बट्टा इंटीग्रेशन 0 से पाई डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा होता है, डेरिवेटिव प्लस कॉस थीटा, और इंटीग्रल निकालोगे तो माइनस कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो ये माइनस कॉस थीटा हो गया, ये 0 से पाई, और नीचे इंटीग्रेशन डी थीटा है, तो थीटा हो जाएगा 0 से पाई। अब एक बार अपर पुट करते हैं, थीटा की जगह पर पाई रखते हैं, फिर घटाओ थीटा की जगह पर 0, तो ये आ जाएगा r माइनस कॉस पाई माइनस आपका माइनस कॉस 0, ठीक है, डबल डबल माइनस है, ओके। और फिर नीचे आपका आ जाएगा पाई माइनस 0। अब देखो कॉस पाई की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो -1 में फिर माइनस लग गया तब तो वो +1 हो गया, है ना, तो ये हो जाएगा 1, और फिर ये माइनस माइनस प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1, ओके, तो फिर ये आ गया पाई, तो 1 क्या हो गया 2, तो 2r बाई पाई, यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 2r बाई पाई, ओके। तो सेंटर ऑफ मास का मुझे y कोऑर्डिनेट पता चल गया, मतलब अगर मैं सेंटर ऑफ मास को ढूंढूंगा तो मुझे कहाँ मिलने वाला है वो, तो वो मुझे यहाँ मिलने वाला है, ठीक है, 2r बाई पाई ऊपर y एक्सिस पे मिलेगा, मतलब यहाँ पर y एक्सिस याद नहीं रखना है, याद रखना है कि लाइन ऑफ सिमेट्री पे मिलेगा, ठीक है, जो ठीक ये बीचों बीच ऐसे पास कर रहा है, ठीक है, जितना जैसा इधर है वैसा ही इधर है, ये दोनों मिरर इमेज की तरह है एक दूसरे के, जस्ट लाइक लग रहा है कि ये मिरर हो और ये ऑब्जेक्ट ये उसका इमेज, या फिर ये ऑब्जेक्ट ये उसका इमेज वाली बात हो गई। तो लाइन ऑफ सिमेट्री पे मिलने वाला है, और सेंटर से 2r बाई पाई डिस्टेंस पे मिलेगा। यहाँ r क्या है, r आपका रेडियस है। अच्छा, यहाँ पे कहीं भी m नहीं आ रहा है, समझ रहे हो ना, मतलब इस रिंग का क्या मास है ये नहीं आ रहा है, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि सेंटर ऑफ मास जो होता है ना, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है, कितना मास है इससे उसको कोई मतलब नहीं है, वो मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है कि मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। जैसे रिंग शेप में है तो r से मतलब तो हो ही गया, है ना, तो मास के डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है, लेकिन मास से मतलब नहीं है, वो 2 kg का है कि 200 ग्राम का है कि 2 ग्राम का है, इससे कोई मतलब नहीं है ना। तो यहाँ से ये भी समझ में आ रहा है। खैर, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसके लाइन ऑफ सिमेट्री पे होगा, और सेंटर से 2r बाई पाई डिस्टेंस पे होगा, ओके।